फिर राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महान राजाधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, 3 भुवन का स्वामी किसको कहा जाए? महाराजाधिराज। जो राजाओं के भी राजा होते थे उन्हें बोलते थे त्रिभुवन चक्रवर्तीन। और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के पश्चात वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों को भी अपने अपने संगठनों में शामिल करते थे। इन सभी राज्यों में पेज नंबर 18। इन सभी राज्यों में उत्पादक कौन होता था? किसान। किसान क्या पैदा कर रहा? फसल। पशुपालक जो पशुओं को पालता था। कारीगर जो भी फर्नीचर बनाने का कार्य है वो क्या कहलाए? कारीगर कहलाए। या लोहे का सामान बनाना है, तांबे का कोई भी, ये सब क्या कहलाए? कारीगर। वो क्या करते थे? संसाधन इकट्ठा किए करते थे। संसाधन क्या? आपको हमने बताए थे संसाधन क्या होंगे? जिससे भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो हमारे संसाधन कहलाती हैं। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से पर लगान। अब लगान आपको मालूम क्या कहलाती है? लगान एक भूमि पर एक टैक्स है जो किसानों को भूमि के बदले, भूमि का आपने उपयोग किया है, भूमि पे अनाज पैदा किया है, उसके बदले में आपको टैक्स देना होता था। तो ये पहले कहते राजस्व व्यापारियों से भी सभी पर, जैसे आज लग रहा है टैक्स वैसे पहले लगता था, लेकिन उसका नाम अलग था। अब है 400 कर। 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तरह के क्या बताए? कर बताए गए। वो कितने हैं? 400। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम। बेट्टी क्या कहलाता था उस समय? कि किसानों के पास पैसा तो रहता नहीं था, तो क्या करते थे राजा लोग? जबरदस्ती उनसे काम करवा लेते थे, शारीरिक काम। तो वो आपका क्या हो जाता था? कर हो जाता था। 2 घंटे काम करवा लिया, 4 घंटे काम करवा लिया, 6 घंटे काम करवा लिया, और ऐसे करके आपको रोज रोज काम करवा के वो अपना वसूल लेते थे। तो शारीरिक श्रम ले लेते थे जबरदस्ती। मकान पर छाजन लगाने पर लगने वाला कर। मकान में अगर आपने क्या छाज दिया, मतलब जो भी मकान पे बनने कहना चाहिए, छतें बनने लगी हैं, प्लास्टर होने लगा, पहले टीन वगैरह, छप्पर वगैरह, तो छाने पर टैक्स लगाओ। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर, अगर सीढ़ी पे पेड़ पे चढ़ना है तो सीढ़ी ली आपने, उस पर भी टैक्स। पारिवारिक संपत्ति का उत्तरदायित्व हासिल करने के लिए, पारिवारिक संपत्ति से 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उसमें से जिसको संपत्ति मिल रही है उस पर भी टैक्स लगता था। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था। राज्य में आय कैसे प्राप्त होगी? आज भी कैसे आय प्राप्त होती है? तो उसी के माध्यम से आय प्राप्त होती है। फिर ये आय प्राप्त कर ली, फिर सरकार खर्च करती है। फिर इसी से क्या करती थी? दुर्गों का निर्माण करती थी, और जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी वो करती थी राजा वगैरह। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। फिर मिला प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। अब किन किन को प्रशस्ति पत्र? आज जैसे आपने कोई काम कर लिया, अच्छा कार्य करे तो प्रशस्ति पत्र मिलता है, वही कैसे किसको दिया जाता था। प्रशस्तियों में ब्यौरे होते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, विद्वान हो गए, ये गए। प्रशस्ति कौन बनाता था? ब्राह्मण और विद्वान। अब नागभट्ट कौन था? पेज नंबर 19। नागभट्ट भी था। कौन? राजा, बहुत बड़ा राजा। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश, कौन से वंश का राजा था? प्रतिहार वंश का राजा था। नागभट्ट के कामों का वर्णन आंध्र, सैधव, विदर्भ, कलिंग
कि राजा उसके सभी आगे धराशायी हो गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्हें बंगाल का हिस्सा मिला, बंग, अनर्थ गुजरात का हिस्सा मिला, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा मिला, किरात, वनवासी, तुशंग, तुर्क, मत्स्य, बतस्य, इन सभी वंशों पर उन्होंने राज किया। किसने? नागभट्ट ने। तो उसको ये सब उपाधियां मिलती गईं। राजा प्रायः लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। वे ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होती थी जो भूमि वाले को पाने वाले को दिए जाते थे। देखें आप पेज नंबर 19 पे ताम्रपत्र बने हुए हैं, तांबे के टुकड़े उन पे लिखा जाता था। आप मंदिरों में भी देखेंगे तांबे के इसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, जब पूजा पाठ में रखते हैं उनको, वैसा ही। तो वो आप देख सकते हैं, कोई भी मंदिर में चले जाइए तो ताम्रपत्र आपको अवश्य मिलेगा उस मंदिर में। अब देखें जरा वहीं पे वो पेज नंबर 19, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जो आपको पेज नंबर 19 पे दिखाई दे रहा है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा किए गए भूमि अनुदान का भूमि उसको मिली थी उसका उल्लेख है। उस पर राजसी मोहर लगी है, राजा की मोहर लगी हुई है, जो कि प्रमाणिक दस्तावेज है। फिर पेज नंबर 20, भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था। यह चोलों के द्वारा ही भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। पेज नंबर है अपना 20। हमने मिट्टी की कई मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित किया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागृह, दलदली जमीन, हौज, अनागर, मछलियों, कितनी सारी चीजें हैं जो इन्होंने बनवाए थे। और ये निश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, है ना। तो आज के समय में भी हमें ये सोचना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक कल्हण ने एक राजतरंगिणी लिखी उपन्यास है ना, उसी ने फिर एक रचनाकार ने लिखा है शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों की तरह तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। फिर धन के लिए युद्ध। अब धन के लिए ही युद्ध होते थे, पहले होते थे कि नहीं। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण। हमने पहले बताया था कन्नौज क्या था, कन्नौज से ही पूरे भारत देश का संचालन होता था। जैसे आज दिल्ली है वैसे ही पहले कन्नौज था। तो इसमें बताया इतिहासकारों ने इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होते रहे। हमने बताया था चोल, प्रतिहार और चालुक्य, इन तीनों में संघर्ष होते रहे लड़ने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और संसाधनों का निर्माण किया। जब भी वे एक दूसरे पर राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना क्या बनाते थे, निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। 997 से 1030 तक उसने शासन किया। किसने? सुल्तान महमूद ने। फिर उसने क्या किया, मध्य एशिया के भाग ले लिए, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों पर भी उसने अधिकार किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। उनने अपन पढ़ा है एक कवि का नाम, लेखक का अल-बरूनी। तो उसने लिखा है, अल-बरूनी ने उसकी कृति किसकी, सुल्तान महमूद पर एक उसने लिखा है उसका लेख, लेखा जोखा अरबी में लिखी गई थी उसकी कृति, किताब अल-हिंद। उसमें पूरा किसके बारे में वर्णन है, सुल्तान महमूद जिसने कितने 997 से 1030 तक शासन किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने लाए। इन लोग के चौहान वंश ने कहाँ कहाँ शासन किया, दिल्ली और अजमेर।
और चालुक्यों ने गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक की क्या थी, हत्या की थी। 1192 में उसके हाथों हार गया। लेकिन अफगान शासक को 1191 में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और 1192 में फिर वो हार गया था। फिर इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 22, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 7 में पढ़ने वाले हैं नए राजा और उनके राजवंशों का उदय कैसे हुआ था। तो पेज नंबर आप खोल लीजिए। सेकंड पेज, अध्याय 1 का, अध्याय 2 का दूसरे नंबर का पेज। हेडिंग है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े स्वामी, भूस्वामी, भू मतलब भूमि पर अधिकार, और योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्षिण में राष्ट्रकूटों का था। एक राष्ट्रकूट वंश भी था। शुरुआत में भी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन, वे चालुक्य राजाओं के क्या थे, उनके अधीन काम करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट किस वंश का था, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का, उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीन, चालुक्य स्वामी का वो क्या राजा नहीं बना। उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, एक यज्ञ करवाया, उसका नाम क्या रखा, हिरण्यगर्भ, जिससे सोने का गर्भ प्राप्त हो। जब वह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्पण और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इसके बाद आगे देखेंगे